लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक देख लिया था कि जिसमें हमने देखा था क्या कि इफ़ द कॉपर लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर एट हाफ लोड, है ना। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो क्या था फार्मूला कि पी सी एट एनी लोड, ये किसी एक लोड पे है, इक्वल्स टू क्या होता है एक्स स्क्वायर इंटू पी सी यू एट फुल लोड, यही तो था। एक्स क्या होता है कि कितना पार्ट ऑफ लोड ले रहे हो, ठीक है। हाफ लोड है तो यानी कि एक्स की वैल्यू 0.5 हो गई, या बोल सकते हो 1/2 हो गई, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू पुट करनी थी, पी सी यू निकालना था फुल लोड पे। ये दे रखा था तुमको 400, है ना। तो ये कितना आ गया था 400 डिवाइडेड 1/4, 4 कैसे हो गया 1/2 का स्क्वायर होना ना, तो 1/4 हो जाएगा पी सी यू एट फुल लोड। तो ये 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 1600 आ गया आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1600, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ कंडक्टर वोल्टेज एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर मल्टीप्लाई बाय द नंबर। अच्छा, ये क्या कहलाता है? ये तो सिंपल है, ये तो उसका फॉर्मूला है ना। किसका फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है स्ट्रिंग इफिशिएंसी। क्या होती है स्ट्रिंग इफिशिएंसी? ये होती है कि वोल्टेज, क्या होता है वोल्टेज का, जो भी कंडक्टर का वोल्टेज होता है वो, है ना, मतलब टोटल वोल्टेज, और डिवाइडेड बाई वोल्टेज ऑफ द, जैसे मान लो 3 डिस्क का है तो यहाँ क्या आ जाता था B3 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डिस्क, यही तो होता था फॉर्मूला। तो देखो यही तो कहानी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि द रेशियो ऑफ कंडक्टर वोल्टेज, रेशियो ऑफ कंडक्टर वोल्टेज एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, ये B3 ही तो है जो कि कंडक्टर के नियरेस्ट होता है ना, और मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ द डिस्क इज डिवाइड नंबर ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो ये फॉर्मूला स्ट्रिंग इफिशिएंसी का होता है, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ था नहीं, है ना, ये तो जस्ट फार्मूला है। तो ये फार्मूला जो है तुम में याद होना चाहिए, है ना। हालांकि स्ट्रिंग इफिशिएंसी के ऊपर डेरिवेशंस भी हैं और फार्मूला भी हैं, तो वो तुम्हें आने चाहिए, क्योंकि क्या बहुत बार मतलब 1-2 बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं जो कि थोड़े से मोल्ड होके आते हैं, थोड़ा सा उसको जो है कन्फ्यूजिंग बना देते हैं। हालांकि मेरे पास ऐसे क्वेश्चन भी लिखे हैं, बट वो अभी नोट्स नहीं है मेरे पास, तो फ़िलहाल वो क्वेश्चन मैं तुम्हें नहीं बता पाऊँगा, उसके लिए किसी और वीडियो बना दूँगा, ठीक है। मैं इस चीज़ को नोट कर लेता हूँ अपने पास में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है स्ट्रिंग इफिशिएंसी, इस पर क्लिक हो जा, ठीक है। देखो यही आंसर क्या लिखा हुआ है, इसमें पढ़ लेते हैं कुछ पॉइंट्स। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सस्पेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग इज़ अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि जो वोल्टेज होता है ना, वो तीनों ही स्ट्रिंग में क्या होता है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे ये डिस्क है अपनी, है ना, ये डिस्क होती हैं ऐसे करके कनेक्टेड रहती हैं, ये अपना पोल है, यहाँ पे ऐसे करके कनेक्टेड होती हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट रहता है जहाँ से कंडक्टर अपना बंधा रहता है। ये 3 नंबर की डिस्क है, ये 2 नंबर की डिस्क है, ये 1 नंबर की डिस्क है। यहाँ पे B1 मान लेते हैं, B2 मान लेते हैं, B3 मान लेते हैं। तो ये जो B1 B2 B3 है, ये तीनों ही इक्वल नहीं होते। इक्वल क्यों नहीं होते? बिकॉज इनके अक्रॉस करंट जो है वो अलग अलग फ्लो होता है। अलग अलग करंट क्यों फ्लो होता है? क्योंकि यहाँ पे जो करंट जाता है वो अलग हो जाता है, और यहाँ पे एक करंट जो है वो इधर फ्लो हो जाता है ना, तो I1 मान लो, तो फिर यहाँ थोड़ा कम हो जाता है, ऐसे करके वोल्टेज जो है घटता चला जाता है। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि जो है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल नहीं होता, इसी की वजह से स्ट्रिंग इफिशिएंसी जो कम आती है। तो हम क्या चाहते हैं कि तीनों ही डिस्क के अक्रॉस जो है वोल्टेज क्या आए, इक्वल आए, तो हम वो बनाते हैं, ठीक है। तो जब वो बनाते हैं, वो बनाने के लिए हम बहुत सारे हमारे तरीके हैं, तो वो जो है वो तरीके हैं, एक काम, ये टास्क है तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ये तुम बताना आंसर कि स्ट्रिंग इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, ये तुम मुझे बताना, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ, द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सस्पेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग इज़ अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। कि इंडिविजुअल जो यूनिट है उसके मतलब क्या होता है, इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। द डिस्क नियर द लाइन कंडक्टर इज एक्सट्रीमली स्ट्रेच्ड एंड टेक द मैक्सिमम वोल्टेज। तो अभी बताया था ना, जो डिस्क बना के यहाँ पे, तो ये B3 सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे मतलब वही लाइन लिखी है, द डिस्क नियर द लाइन कंडक्टर, लाइन कंडक्टर के पास वाली जो डिस्क होती है इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रेच्ड एंड टेक द मैक्सिमम वोल्टेज, यानी कि B3 जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर B2 होता है, फिर B1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इंसुलेटर स्ट्रिंग
डिटरमाइंस द फ्लैश ओवर वोल्टेज। अच्छा, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से है वो ये चीज़ को डिटरमाइन करता है कि फ्लैश ओवर वोल्टेज कैसा होगा एंड द वोल्टेज एट विच द लोकलाइज्ड कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस इज स्टार्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फ्लैश ओवर वोल्टेज ज़्यादा होगा अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगा। तो जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा फ्लैश ओवर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो कंडक्टर पे आ रहा है वो किसी एक इंसुलेटर पे ना जाकर तीनों ही इंसुलेटर में, मतलब ऐसे समझ लो कि कोई एक प्रॉब्लम है, वो 3 लोग हैं किसी फैमिली के, तो अगर वो किसी एक पर्सन पे आएंगे तो वो बेचारा मर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही प्रॉब्लम तीनों लोगों को बांट दिया है तो तीनों लोग उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी कम टेंशन लेंगे। ठीक है, तो वही वाली कहानी है। तो फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या है कि ज़्यादा हो जाएगा उस वाले एक इंसुलेटर पे, तो जिसकी वजह से दिक्कत है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि भैया जो टोटल वोल्टेज है वो पूरे तीनों जितने भी इंसुलेटर, मतलब नॉट 3, 2 लगे हैं, 4 लगे हैं, 5 लगे हैं, जितनी भी यूनिट लगी हैं उन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, जिससे कि जो लोड है, जो स्ट्रेस है कंडक्टर पे, जो वोल्टेज आ रहा है ना, वो जो स्ट्रेस है वो तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, अच्छा ये स्ट्रेस का मतलब क्या है? देखो पोल है और पोल पे यहाँ पे ऐसे करके वो लगे हुए हैं इंसुलेटर, और यहाँ से है कंडक्टर। ठीक है, तो अब इस कंडक्टर में जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है वो हम चाहते हैं कि इस यहाँ तक ना आए, इस पोल पे ना आए। क्यों? कि भैया ये पोल जो है नीचे खड़ा रहता है, अब पोल को अगर किसी ने पकड़ लिया, किसी नॉर्मल पर्सन ने, तो उसको करंट लग जाएगा। तो हम चाहते हैं इस पोल पर ना आए इसका करंट, उसी लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे इंसुलेटर। तो ये इंसुलेटर जब लगाते हैं मतलब ये जो वोल्टेज है वो यहाँ तक नहीं आ पाता, क्योंकि ये इंसुलेटर्स जो हैं वो अपने ऊपर झेल लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जो वोल्टेज है तो वो चारों ही इंसुलेटर पे इक्वली डिवाइडेड हो। अगर इक्वली डिवाइडेड नहीं होगा, सारा वोल्टेज इस पे सबसे ज़्यादा आ जाएगा, तो बेचारा ये फ्लैश ओवर वोल्टेज में मर सकता है इंसुलेटर। ठीक है, फ्लैश ओवर तो समझते हो ना? फ्लैश ओवर का मतलब होता है कि यहाँ वाला जो कंडक्टर है, यहाँ वाला जो कंडक्टर, इसके बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाए, दैट इज़ नोन एज द फ्लैश ओवर। फ्लैश ओवर का मतलब है कि बीच में जो इंसुलेटर है उसका कोई काम ही खत्म हो जाए। ठीक है, इसे कहते हैं फ्लैश ओवर वोल्टेज। ठीक, तो ऐसा वोल्टेज जिस पे मतलब वो काम करना बंद कर जाए, मतलब ऐसे समझ लीजिए, मैंने बहुत बेसिक से बताया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एक्सपीरियंसेस चेन रिएक्शन। अच्छा, चेन रिएक्शन तो देखो थर्मल पावर प्लांट में तो होती नहीं, हाइड्रो में होती नहीं, गैस में होती नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में होती है। ठीक है, किस में होती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में होती है। देख लो, तो चेन रिएक्शन होती क्या है? चेन रिएक्शन ये समझ लो, देखो चेन रिएक्शन क्या होती है कि जैसे मान लो एक तुम्हारे पास वो है, एक एटम है कोई भी, है ना, तो वो जब टूटता है तो उसमें न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, वो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, तो वो दूसरी और जो मटेरियल हम लोग लगाते हैं ना, जो रॉड घुसाते हैं, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, मतलब जो अपनी रॉड जो मटेरियल लगाते हैं ना, कैडमियम नहीं, कैडमियम बोरोन लगाते हैं ना, ठीक है छोड़ो, हाँ यूरेनियम वगैरह जो होता है मटेरियल हमारा, तो उसमें क्या वो टकराते हैं और फिर और ज़्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो और ज़्यादा टकराते हैं, फिर और ज़्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे करके न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते रहते हैं और चेन रिएक्शन बन जाती है। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग चेन रिएक्शन कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट आर द टाइप ऑफ द पावर प्लांट दैट यूजेस द प्रोसेस ऑफ द न्यूक्लियर फिजन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हमें पता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं उसमें न्यूक्लियर फिजन जो फिनोमिना है उसको हम लोग यूज करते हैं। न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है? जब चीज़ें टूटती हैं उस चीज़ को हम लोग न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, है ना। तो उस टाइम पे बहुत अपार एनर्जी जनरेट होती है। एक्चुअल में होता क्या न्यूक्लियर फिजन के अंदर, जो एक एटम होता है, एटम चेंज होकर दूसरा एटम बन जाता है, मतलब यहाँ पर ना मटेरियल चेंज होता है, मटेरियल चेंज होकर कुछ और बन जाता है। हमें पता है कोई भी दो एटम एक दूसरे से अलग किस बेस पे होते हैं? वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर। अगर किसी एक मटेरियल का एटॉमिक नंबर 2 है और किसी का 2 ना हो गए कुछ और है, तो मतलब वो मटेरियल ही बदल जाएगा। ठीक है, मतलब वो एलिमेंट बदल जाएगा। तो दोनों ही उसमें फ़र्क क्या होता है? दोनों ही मटेरियल में फ़र्क क्या है? एटॉमिक नंबर का। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन की जो प्रोसेस है उसमें होता क्या है कि एक हमारे पास एक मटेरियल होता है, कोई भी यूरेनियम 235 मान लो, तो जब इसकी न्यूक्लियर फिजन कराते हैं तो एक एटम बनता है, ठीक है, जिसका कुछ एटॉमिक नंबर होता है, प्लस एक और एटॉमिक बनता है जिसका एक और एटॉमिक नंबर होता है,
और प्लस बहुत सारी एनर्जी जनरेट हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है। तो दिस इज़ नोन एज द न्यूक्लियर फिजन, ठीक। तो ये न्यूक्लियर फिजन होता है। तो उसी में जब जो एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन कैसे? उस एनर्जी से हम लोग वापस से पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करके फिर स्टीम जनरेट होती है, उस स्टीम से हम लोग टरबाइन घुमाते हैं, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दे यूज द न्यूक्लियर रिएक्टर इन द, अच्छा इसमें लिखा हुआ कि न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं इन द कॉम्बिनेशन विद द रैंकाइन साइकिल, ठीक है। तो मतलब इसमें रैंकाइन साइकिल जो है वो यूज़ होती है। रैंकाइन साइकिल क्या होती है वो समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो, रैंकाइन साइकिल मतलब इसी चीज़ को कहते हैं, जैसे पानी है हमारे पास, पानी को हमने गर्म करा, स्टीम जनरेट हुई, स्टीम जब बन गई उसको हमने यूज कर लिया, ठीक है। स्टीम को यूज करने के बाद हमने क्या किया, इसको कंडेंस्ड किया, ठीक है। कंडेंस करके मतलब हमने इसको क्या किया, कोल्ड करा, कोल्ड किया। अब कोल्ड से क्या होता है, जब हम इसको गर्म करेंगे वापस से, तो ज़्यादा स्टीम और ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो फिर हम वापस यही फिर मतलब पानी करेंगे, उसको गर्म करेंगे, स्टीम। तो ये इस साइकिल को हम लोग रैंकाइन साइकिल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे तुमने एक चीज़ देखी होगी, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत बड़ी चीज़ है। जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो एनर्जी ज़्यादा जनरेट होती है। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास एक तवा है जिस पे हम रोटी बनाते हैं, ठीक है, तवा है तुम्हारे पास। अगर मान लो ये तवा तुम्हारे पास है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, गरम तवा है तुम्हारे पास, ठीक है। अब गरम तवा पे हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी डालते हैं, तो क्या होगा, ठीक है। गर्म पानी डालेंगे तो क्या होगा, कोई बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसी तवा पे अगर तुम ठंडा पानी डालो तो छुन सीना आवाज़ आएगी और ख़तरनाक स्टीम जनरेट होगी, है ना। ऐसा तुमने देखा होगा, नहीं देखा तो करके देख लेना। एक तवा को रखना जब रोटी बनाते हैं उस समय पे, और उस तवे पे गर्म तवे पे गर्म पानी डालना और ठंडा पानी डालना, दोनों में डिफरेंस देखना किस में स्टीम ज़्यादा जनरेट होगी, ठीक है। तो स्टीम जनरेट तब ज़्यादा होगी जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो हम लोग इसीलिए पानी को कंडेंस करते हैं ठंडा करने के लिए, क्योंकि उस ठंडे पानी को जब गर्म करेंगे तो स्टीम बहुत अच्छे से जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो बस वही प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, रैंकाइन साइकिल कहलाती है, ठीक है। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो ये है रैंकाइन साइकिल पे काम करता है, ठीक। ये क्या है, वेयर द हीट एनर्जी, बस वो कहानी लिखी हुई है। और इसमें क्या लिखा है, द न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ द की कंपोनेंट। ये बोल रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये तो हमें पता है। एज इट कंटेन्स द फ्यूल, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल होता है, मतलब वो यूरेनियम 235 वगैरह वगैरह। एंड इट्स न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन होती है यहाँ पर, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन यहाँ पर होती है, ठीक है। अलॉन्ग विद द ऑल ऑफ द न्यूक्लियर बेस्ड प्रोडक्ट, जो भी और न्यूक्लियर बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो भी यहीं पे जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अ चेन रिएक्शन रेफर्स टू अ प्रोसेस, अच्छा यहाँ पे चेन रिएक्शन के बारे में बताया गया है। अ चेन रिएक्शन रेफर्स टू अ प्रोसेस in which neutrons released in a fission reaction produces an additional fission reaction in at least one further nucleus। मतलब ये कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं जो कि फिजन रिएक्शन करते हैं, प्रोड्यूस क्या करते हैं, फिजन रिएक्शन एटलीस्ट वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस जनरेट कर देते हैं। दिस न्यूक्लियस, और बोर न्यूक्लियस जो है फर्दर न्यूट्रॉन्स को जनरेट करता है, और दिस प्रोसेस रिपीट्स, और ऐसी ये प्रोसेस चलती रहती है। इसी तरीके से न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, वो नए न्यूट्रॉन जनरेट होकर क्या न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियस वापस से न्यूट्रॉन बनाते हैं, यही प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। दिस इज नोन एज द चेन रिएक्शन। यूरेनियम इज द डोमिनेंट न्यूक्लियर फ्यूल यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, ये तो हमें पता है। यूरेनियम जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि अच्छा खासा ये लेस अमाउंट में बहुत अच्छी खासी एनर्जी जनरेट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो बाकी क्या, दिस हीट इज देन ट्रांसफर टू द रिएक्टर्स कूलेंट विच प्रोवाइड स्टीम टू द टरबाइन ऑफ द न्यूक्लियर। मतलब वही है, इसमें हम लोग जब एक कूलेंट होता है जो कि हीट ले लेता है और आगे उस स्टीम को पहुंचा देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें वही चेन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा समझाया गया है, तो बस यही कहानी थी, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि चेन रिएक्शन कहाँ होती है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होती है। बाकी का तो मैंने तुम्हें ऐसे एक्स्ट्रा थोड़ा बता दिया उसमें, बिकॉज लिखा हुआ भी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है हमारा, अ 3-फेज इंडक्शन मशीन व्हेन इट इज़ ऑपरेटिंग लाइक अ मोटर द रेंज ऑफ द स्लिप एज। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हमारे पास जो मशीन है वो इंडक्शन मशीन है और ये मोटर की तरह काम कर रहा है, मतलब इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय पर जो स्लिप की वैल्यू है वो क्या होगी,
तो इंडक्शन मोटर की जब बात करते हैं मतलब मोटरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडक्शन मोटर में ही कहानी बता रहा हूँ मैं। तो जब मोटरिंग होती है तो मोटरिंग के समय पे जो स्लिप की वैल्यू होती है वो 1 से हमेशा कैसी होती है, कम होती है, लेकिन 0 से कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो हम बोल सकते हैं कि एस जो है 0 से ज़्यादा और 1 से कम, ये कंडीशन बनती है जब इंडक्शन मोटर की कहानी होती है, मतलब मोटरिंग की कहानी होती है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन पहला ही है, ठीक है। तो आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। और भी समझ लेते हैं हम इसके साथ साथ। अब जब मोटर ना होके वो जनरेटर का मतलब कंडीशन आती है तो वो समझा देते हैं। देखो जनरेटिंग के कंडीशन में होता क्या है, देखो इसको समझ लेते हैं वैसे और अच्छे से। होता क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्लिप का, उसे समझो पहले। एस बराबर क्या होता है, एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब अगर हम बात करते हैं इंडक्शन मोटर की, तो इंडक्शन मोटर में क्या होता है, इंडक्शन मोटर में क्या होता है हमारा कि जो एन की वैल्यू होती है वो कम होती है किससे, एन एस से, ठीक है। एन की वैल्यू कैसी होती है, एन एस से कम होती है, ठीक है, मतलब रोटर की स्पीड कम होती है, ठीक है। तो जस्ट सपोज मान लें कुछ भी होगी, एन की वैल्यू जस्ट जैसे एन एस की वैल्यू मान लेते हैं 10 है, एन की वैल्यू कुछ नहीं, हम 2 तो मान ही लें, ठीक है। तो हमने 2 मान ली, मतलब 10 से कम ही होगी, हम चलो तुम 8 मान लेते हैं, ठीक है, 8 मान ली हमने। तो एन एस माइनस एन अपॉन एन रखेंगे जब यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 8 अपॉन 10, ये कितना हो गया, 2 अपॉन 10, यानी कितना हो गया, 0.2। देखो 0 से बड़ी आई है, 1 से छोटी आई है, ठीक है। तुम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करो एन एस माइनस एन अपॉन एन एस में, जहाँ पे एन की वैल्यू हमेशा कम रखना, एन एस की वैल्यू ज़्यादा रखना। क्यों रखना, क्योंकि जब इंडक्शन मोटर चलती है तो उसका जो रोटर होता है उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा कम होती है, ठीक है। क्या होता है, दूसरा कलर ले लेते हैं अपन, ग्रीन ले लेते हैं। जो इंडक्शन मोटर की बात करते हैं उसमें जो एन होता है वो ऑलवेज, सॉरी उल्टा कर दिया, ऑलवेज कैसा होता है, एन एस से कम होता है, ठीक है। तो एन की वैल्यू हर कंडीशन में जब यहाँ पे तुम कम रखोगी, मतलब ऐसे समझ लो ना, एन एस माइनस एन, अब यहाँ समझाते हैं, एन एस, ये तो कलर ही नहीं आ रहा, चलो इसको गायब कर दे थोड़ा सा, ये गायब कर देते हैं, ऐसे समझो, ये है एन एस माइनस एन अपॉन एन एस लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें एन की वैल्यू अगर कुछ कम करोगे, देखो नीचे एन एस है, ऊपर एन एस है, अब एन एस ऊपर वाले एन एस में से कुछ कम कर दिया हमने और फिर उतने में से ही डिवाइड किया, नीचे कुछ कम नहीं हुआ लेकिन ऊपर कम हो गया, एन एस में से क्या कम हो गया, एन कम हो गया। तो भाई जब एक बात बताओ, जो ऊपर की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है और नीचे की वैल्यू ज़्यादा है तो आंसर हमेशा क्या, 1 से तो कम आएगा, लेकिन 0 भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि भाई ऊपर 0 थोड़ी ना हो रहा है, ऊपर कम हो रहा है, 0 नहीं हो रहा। 0 किस कंडीशन में हो सकता है कि एन एस माइनस एन जो है वो बराबर हो जाए, ठीक है, मतलब एन एस बराबर एन हो जाए तब 0 हो जाएगा, है ना, तब 0 स्लिप आ जाएगी। तो ये कौन सी कंडीशन बन सकती है कि जब स्लिप जो होती है, स्लिप जो होती है सॉरी सिंक्रोनस स्पीड जो होती है वो रोटर की स्पीड के बराबर हो जाए। ऐसा होता है सिंक्रोनस मोटर में, सिंक्रोनस मोटर में एन एस बराबर एन होता है। तो जब हम एन एस बराबर एन रखेंगे तो स्लिप कितनी आएगी, 0। स्लिप का मतलब ही है कि जो रोटर है वो बैक जा रहा है, ठीक है, तो स्लिप क्या आएगी, वो 0 आएगी, ठीक है। तो इस समय मतलब सिंक्रोनस मोटर में या जनरेटर में, सिंक्रोनस मशीन बोल सकते हैं, तो स्लिप क्या आती है, नेगेटिव आती है, ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो। क्या समझ में आया कि जब इंडक्शन मशीन की बात कर रहे हैं हम, इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं हम, तो इंडक्शन मोटर में एन जो हमेशा छोटा होता है, एन एस बड़ा होता है, जिसकी वजह से ऊपर की वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से थोड़ी सी छोटी आ जाती है। और जब थोड़ी सी छोटी आ जाती है तो नीचे बड़ा पार्ट है उससे जब डिवाइड करेंगे तो 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है, 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई, आ गई। अब हम बात करते हैं इंडक्शन जनरेटर की, ठीक है। इंडक्शन जनरेटर की क्या कहानी है वो भी समझ लो। ये तो समझ लिया, ये मैं मिटा देता हूँ सारा, ठीक है, ये सब मैं मिटा देता हूँ, ये सब मैं मिटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं किसकी, जनरेटर की, इंडक्शन जनरेटर की। तो इंडक्शन जनरेटर में क्या होता है, जैसे ये रोटर है हमारा, ठीक है, और ये स्टेटर है, ये स्टेटर है, रोटर है। तो इंडक्शन जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर की क्या कहानी होती है, तो मोटर में क्या होता है कि हम लोग सप्लाई देते हैं, जनरेटर में क्या होता है हमें सप्लाई मिलती है।
लेकिन सप्लाई मिलने के लिए क्या होता है कि हमें फ्लक्स को कट कराना पड़ता है एक मैग्नेट का, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके रोटर को हम घुमाते हैं अपने किसी भी अरेंजमेंट से। तो जब हम घुमाते हैं, अब बाहर से सप्लाई जो है वो दे ही नहीं जा रही, तो मतलब एन एस है स्पीड यहाँ पे, ठीक है, क्या है एन एस इसकी सप्लाई की वो स्पीड। लेकिन जो रोटर है वो एन घूम रहा है। अब ये किसी के सहारे नहीं है, एन जो है वो किसी के सहारे नहीं है। इंडक्शन मोटर में क्या होता है, जो रोटर की स्पीड होती है वो सहारे है किसके, जो सिंक्रोनस स्पीड से जो फ्लक्स घूम रहा है ना उसके सहारे है, उसका सपोर्ट लेके वो घूम रहा होता है रोटर। लेकिन इंडक्शन जनरेटर में हम लोग अपने पास से घुमा रहे हैं, मतलब कोई ना कोई जुगाड़ लगा के हम उस रोटर को घुमा रहे हैं। तो जब वो उस रोटर को घुमाते हैं तो वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड से कम नहीं होता, वो ज़्यादा ही घूमता है, ठीक है, क्योंकि वो तो अब हमारे उससे चल रहा ना। तो जब वो हमारे उससे घूम रहा है तो क्या होगा, उसकी जो एन वैल्यू होगी, है ना, एन आर बोलते हैं, तो वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब एन एस माइनस एन आर, या एन आर लिख देते हैं, चलो एन एस जो है। अब यहाँ पे बताओ, अगर एन आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो एन आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो मतलब क्या होगा, एन एस मतलब माइनस में आएगा ये, ठीक है, माइनस में आएगा। क्यों आएगा माइनस में, बिकॉज एन एस अगर छोटी वैल्यू से, मतलब एन एस जो है वो छोटा है एन आर से, तो जब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से घटाएंगे वो भी माइनस का, तो क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो स्लिप जो है वो नेगेटिव होती है किस केस में, जनरेटिंग के केस में, ठीक है। ये शायद कल क्वेश्चन भी एक देखा था ना अपन ने स्लिप वाला, तो बस वही वाला है ये, है ना। अब याद नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर था, तो बस वही चीज़ है, देखें पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, छोड़ो। तो जो है स्लिप क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो देखो यार समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है नेगेटिव। तो देखो जब हमने बात करी किसकी, मोटरिंग की बात करी, तो क्या आया, स्लिप जो आई वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी आई। जब हमने बात करी जनरेटिंग की, ठीक है, जनरेटिंग की बात करी, तो स्लिप क्या आई, स्लिप जो आई वो नेगेटिव आई, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंक्रोनस मशीन की, तो सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है, स्लिप क्या आ जाती है, 0 आती है। क्यों, क्योंकि उस समय पर एन आर और एन एस बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से एन एस माइनस एन आर की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब 0 अपॉन एन एस लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसलिए सिंक्रोनस मशीन में स्लिप क्या होती है, 0 होती है। इतनी बात समझ में आ गई। एक चीज़ और बची है, वो क्या बची है, ब्रेकिंग, ठीक है, ब्रेकिंग और बची है। तो ब्रेकिंग की जब हम बात करते हैं, तो ब्रेकिंग में क्या होता है कि एन जो होता है ना, एन जो होता है उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है, ठीक है। एक्चुअल में उसकी वैल्यू ऑपोजिट नहीं होती, तो उसको भी समझा देता हूँ। ये जो लिखा है ना, ये तुम कहीं लिख लो, है ना, ये कहीं लिख लो, क्योंकि अब मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद कुछ और बता रहा हूँ, फिर उस चीज़ को देख लेना अपना, ठीक है। अब हम कुछ और बता रहे हैं तो इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ब्रेकिंग की। तो होता क्या है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाते हम कैसे हैं, तो जब इंडक्शन मशीन है उसमें ब्रेक लगाने की हमारे पास एक विधि है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लगिंग, ठीक है। तो उसी के बेस पे हम बात करते हैं प्लगिंग। वैसे तो मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन हम प्लगिंग को ही ले लेते हैं, उससे तुम्हें समझ आ जाएगा। तो प्लगिंग के केस में क्या होता है कि हम दो, जैसे 3 फेज़ होते हैं हमारे, उन 3 फेज़ में किसी 2 फेज़ को हम क्या करते हैं, 2 फेज़ को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। इन 2 फेज़ को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, सप्लाई की जो डायरेक्शन है आर वाई बी से जो फेज़ सीक्वेंस है वो बदल जाता है, ठीक है। और जैसे ही फेज़ सीक्वेंस बदलता है तो जो सिंक्रोनस स्पीड पे जो फ्लक्स फ्लो हो रहा था उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, बदल गई, ठीक है। उसकी डायरेक्शन बदल गई, मतलब हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि एन एस माइनस एन जो था अपॉन एन एस ये था। अब डायरेक्शन बदल गई। अब डायरेक्शन हम चाहे एन एस की बदल दें, मतलब वही है कि रिस्पेक्ट है ना दोनों एक दूसरे के, चाहे एन की बदल दें, एक ही बात है, देख लो नहीं तो करके। हम पहले एक्चुअल में तो एन एस की डायरेक्शन बदल रही है, जब हम ब्रेकिंग कर रहे हैं, प्लगिंग कर रहे हैं, तो डायरेक्शन तो हमने स्टेटर की बदली ना, फील्ड की बदली है, ठीक है। तो हम उस फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी मतलब उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा था उसकी डायरेक्शन ना बदल के हमने क्या किया, एन एस की मतलब डायरेक्शन ना बदल के हमने एन की डायरेक्शन को मान लिया कि उलट गई। लेकिन फिर भी अगर हम पहले हम एन एस की करके एस की दिखाते हैं, तो एन एस की जगह अब ये क्या डायरेक्शन बदल गई तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है।
अब क्या होगा, एन एस प्लस हो जाएगा एन अपॉन एन एस। अब देखो ऊपर वैल्यू क्या है एन एस, नीचे क्या है एन एस, ठीक है, और लेकिन ऊपर एन एस में प्लस हो रहा है, कुछ जुड़ और रहा है। तो अब बताओ, अगर मतलब नीचे किसी चीज़ से हम भाग दे रहे हैं एन एस से और एन एस नहीं दे रहे, एन एस में कुछ जोड़ कर दे रहे हैं, तो आंसर हमेशा वन से बड़ा आएगा। क्या आएगा, वन से बड़ा ही तो आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई ना। मतलब ऐसे है कि मान लो एन एस प्लस एन लिखा हुआ है, ठीक है। अब एन एस की वैल्यू वही मान लेते हैं 10 है, इसकी कितनी थी, हमने 8 मानी थी, इधर ये 18/10 आया, तो ये कितना आंसर आएगा 1.8 आएगा। मतलब वन से बड़ी आएगी। वन से बड़ी क्यों आएगी, क्योंकि नीचे जो भी दे रखा है ऊपर उस वो ही दे रखा है, लेकिन साथ में कुछ और जुड़ रहा है। ये बात समझ आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा, ऊपर बड़ा है न्यूमरेटर से, सॉरी डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो आंसर हमेशा वन से बड़ा आएगा। ये तो मतलब सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ आ रहा होगा, आई होप सो। नहीं आ रहा हो तो बता देना मुझे, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई कि प्लगिंग के समय पे या ब्रेकिंग के समय पे, याद रखना प्लगिंग या ब्रेकिंग लिख लो यहाँ पे, ठीक है। ब्रेकिंग के समय पे क्या हो रहा होता है, एन एस माइनस और माइनस एन अपॉन एन एस, ठीक है। तो हमने क्या किया, एन एस प्लस एन अपॉन एन एस लिख दिया। तो अब ये क्या हो रहा है, स्लिप जो है वो वन से बड़ी हो जाएगी। बस ये लिख लेना, जो मैंने 3 पॉइंट लिखा है तो मैं उसके नीचे एक हेडिंग डाल के लिख लेना। ब्रेकिंग में क्या होता है, एस जो है स्लिप जो है वो एस से बड़ी होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना। आज तो भाई अब तक 3 ही क्वेश्चन हुए हैं और वीडियो हो गई 26 मिनट की। थोड़ा मतलब ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए। तो अब तो देखो ये हमने कहानी समझ ली। अब देखो यहाँ पे तुम बोलोगी कि अरे ये क्या कर रहे हो, कि रोटर थोड़ी ना अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लग गया, क्योंकि इंडक्शन मोटर चल रही थी, हमने ब्रेकिंग लगाई। ऐसा थोड़ी ना हुआ कि जैसे मोटर चल रही थी और हमने एकदम से ब्रेक लगाई तो पहिया उल्टा घूमने लगा, तो पहिया उल्टा थोड़ी ना घूमता है ना। लेकिन होता क्या कि एक्चुअल में फील्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन बदलती है, लेकिन हमने क्या किया, एन की डायरेक्शन बदल दी। तो ये तुम्हें ऐसे लगेगा ये ऐसे क्यों कर दिया। तो चलो अब हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। तुम्हारे लिए हम ये करते हैं कि एन एस माइनस एन अपॉन एन एस लिखा हुआ है, ठीक है। हम एन की डायरेक्शन नहीं बदलेंगे, हम एन एस की डायरेक्शन बदलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एन पहले प्लस का था, अब क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये बीच वाला माइनस तो लगा ही रहेगा, उसमें थोड़े ना कोई परिवर्तन करना है। अभी तुमने बात करी ना, रोटर की डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, हम किसकी डायरेक्शन में परिवर्तन कर रहे हैं, एन एस की डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि हमने प्लगिंग के समय में, ब्रेकिंग के समय पर हमने क्या किया, दोनों फेज़ को इंटरचेंज किया। जब भी इंटरचेंज करेंगे तो फेज़ सिक्वेंस बदलेगा, फेज़ सिक्वेंस बदलेगा तो एन एस मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड पे घूमने वाला फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है। तो हमने एन एस को माइनस में कर दिया और नीचे भी क्या कर दिया, माइनस में कर दिया। ये बात समझ में आ गई। अब देखो ऊपर माइनस कॉमन लेंगे अगर, तो ऊपर माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एन एस प्लस एन, दोनों जगह से माइनस चला गया, अंदर प्लस आ गया, ठीक है। और नीचे क्या, माइनस एन एस लिखा था, इस माइनस से इस माइनस को उड़ा दो, आंसर क्या है, एन एस प्लस एन अपॉन एन एस। तो देखो अभी भी तो वही आ रहा है जो हमने अभी बात करी थी। तो चाहे तुम रोटर की डायरेक्शन को बदल लो, चाहे एन एस की डायरेक्शन को बदल लो, कहानी सेम होनी है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के रिलेटिव हैं। तो जब कोई चीज़ रिलेटिव होती है ना, तो चाहे इसको माइनस करो चाहे उसको माइनस करो। बात समझ में आ गई। तो बस यही है। तो आई होप सो इतना तुम्हें समझ आया होगा। तो बस यही पूरी कहानी थी। क्या कहानी थी, कि जो ब्रेकिंग होता है, ये चौथा पॉइंट है, ब्रेकिंग के समय पे जो स्लिप होती है वो वन से बड़ी होती है। इतनी बात समझ आएगी। अब देखो ये एक क्वेश्चन था कि इंडक्शन मशीन को हम मोटर की तरह चला रहे हैं, तब स्लिप की वैल्यू क्या होगी, तब स्लिप की वैल्यू तो ये हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बात करता कि ब्रेकिंग के समय पे क्या होगी, तब आंसर ये हो जाता, वन से बड़ी और टू से छोटी, ठीक है, वन से बड़ी और टू से छोटी। और माइनस वन से बड़ी माइनस टू से छोटी, देखो ऐसा कोई आंसर नहीं हो सकता। जीरो से छोटी और माइनस वन से बड़ी, ये आंसर हो सकता माइनस वाला कहानी है ना, माइनस वाली कहानी, तो वो नेगेटिव। लेकिन ये इस तरह से नहीं आएगा, तब केवल नेगेटिव प्लस लिख के आएगा। और ब्रेकिंग के समय पे केवल इतना याद रखो कि वन से बड़ी होगी। तो तुम देख लो चार ऑप्शन में कि वन से बड़ा क्या दिखा रहा है। तो देखो ये वाला ऑप्शन दिखा रहा है ना वन से बड़ा, लेकिन ये भी दिखा रहा है कि टू से छोटा होगा। तो हाँ, टू से छोटी होती है, टू के बराबर भी आ जाती है। तो यहाँ पे ये आंसर उतना अप्रोप्राइट नहीं होगा अगर कहीं पे ये लिखा हुआ ऑप्शन ये आ गया और ये आ गया कि एस जो वन से बड़ा, तो इस वाले को टिक मारना, क्योंकि वन से बड़ी होती है, बस ये चीज़ तुम्हें पता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये नहीं है, तब तुम इस वाले आंसर को टिक कर देना, ठीक, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इज टुगेदर कॉल्ड आयरन लॉसेस? आयरन लॉसेस, अच्छा ठीक है, मशीन का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आयरन लॉसेस किसे कहते हैं? क्या कह रहा है? आयरन लॉसेस किसे कहते हैं? तो देखो लॉसेस अपने मेनली दो तरह के होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रिकल लॉसेस, एक होता है मैकेनिकल लॉसेस। ठीक है, लॉसेस इलेक्ट्रिकल लॉसेस में क्या आते हैं? एक तो कॉपर लॉसेस आते हैं और एक आयरन लॉसेस आते हैं। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं फ्रिक्शन प्लस ब्रुश, ठीक है, प्लस रोटेशनल फ्रिक्शन एक ही हो गए, ठीक है, प्लस और ऐसे अदर लॉसेस जो होते हैं। आयरन में कौन से होते हैं? एडी करंट लॉसेस होते हैं और प्लस हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं। ठीक है, अब देख लो तुम, यही कहानी है बस कि आयरन लॉसेस कैसे कहते हैं। आयरन लॉसेस हिस्टैरिसीस और एडी करंट को कहते हैं, है ऑप्शन। हिस्टैरिसीस आयरन कॉपर, ये तो गलत हो गया, इनको थोड़ी ना कहते हैं, इनको और इनको थोड़ी ना कहते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस ऑफ फ्रिक्शन नहीं, अब ये कह रहा है कि इसको और इसको ऐसे कैसे, वो तो मैकेनिकल लॉसेस का पार्ट है। एडी करंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं, ये ऑप्शन सही है, एडी करंट ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये देखो बस, ये इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत लिखा है, ये तो तुम खुद पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या लिखा हुआ है? इज़ अ ट्यूब दैट ब्रिंग्स वाटर टू टरबाइन। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है? पेन स्टॉक होता है ना, ये तो तुम्हें पता ही है। अरे इसमें क्या है? इसमें ऊपर रिजर्वायर होता है, वहाँ से पानी नीचे आता है ना, और यहाँ नीचे हम वो लगा रखते हैं अपना टरबाइन। तो ये जो है इसको हम पेन स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन स्टॉक। स्पिल वे क्या होता है? स्पिल वे नीचे होता है। ट्रेस रैक, ये भी नीचे ही होता है। ठीक है, 4 वे क्या होता है? ये 4 वे इधर होता है इस साइड में, नहीं 4 वे शायद नीचे ही होता है, याद नहीं आ रहा मुझे। 4 वे रिजर्वायर के पास में होता है या नीचे होता है? ट्रेस रैक नीचे होता है, स्पिल वे भी नीचे होता है। ठीक है, और इसके यहाँ पे एक सर्च टैंक भी लगा रहता है। ठीक है, यही सब है। तो आंसर इसका तो पेन स्टॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेन स्टॉक। ठीक है, अच्छा इसमें डायग्राम भी दे रखा है, देख लो, इसमें दे रखी हैं चीज़ें। अच्छा वो नहीं दिया है वो मेरे पास कॉपी है, उसमें लिखे हैं सारे, मुझे एकदम से याद नहीं है अभी। तो देखो ये रिजर्वायर है, ये डैम है, प्रेशर कैनाल है, प्रेशर चैनल है, ये सर्च टैंक बना रखा है। सर्च टैंक का काम पता है ना क्या होता है? सर्च टैंक में क्या, यहाँ से जैसे डैम से पानी आ रहा है, यहाँ पे हमने इसको रोक के रखा है, तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सर्च टैंक में चला जाता है। मान लो डैम से पानी नहीं आ पा रहा किसी वजह से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस पानी को सर्च टैंक से ले लेते हैं, तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। अब मान लो एक्स्ट्रा पानी आ गया, हमें नहीं चाहिए उस समय पे, तो हम उसको सर्च टैंक में भिजवा देंगे, मतलब उसके लिए रास्ता खोल देंगे, है ना, तो ऊपर चला जाएगा। मतलब एक तरह से लोअर स्टेप पाथ प्रोवाइड कर देंगे। ओपन इधर बाल्ब से बंद कर दिया है या कम रास्ता खोला हुआ है, तो पानी नहीं जाएगा नीचे उतना, तो कहाँ जाएगा? मतलब ऐसे समझ लो तुम कि एक ये हमारा ग्राउंड है, ज़मीन है ये, है ना, तो यहाँ पे हमने लगा रखी है बोरिंग। ठीक है, बोरिंग मतलब पानी के लिए, और यहाँ पे रखी है हमारे, ऐसे नहीं, ये रखी है हमारी टंकी। ठीक है, और पानी यहाँ से यहाँ जाता है, लेकिन हमने क्या है, एक बाल्ब भी खोल रखा है इसी के बीच में। हमने सोचा जब हम नहाने के लिए पानी निकालेंगे तो ठंडा पानी एकदम निकाल लेंगे। तो अब बताओ, मान लो यहाँ से पानी आ रहा है बहुत तेज़ी से, ठीक है, और हमें इसमें चाहिए कुछ पानी, थोड़ा सा पानी चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ले लेंगे। तो उस समय पे जो बाकी का पानी जो पूरे प्रेशर से आ रहा होगा वो कहाँ जाएगा? वो टंकी में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हम इसको पूरा खोल दें तब क्या होगा? तो जो पानी होगा वो यहाँ से निकलेगा, थोड़ा वो टंकी में जाएगा। अब क्या बताएं कि अगर मान लो ये समर से पानी आना बंद हो जाए, समर से पानी आना क्या हो जाए? बंद हो जाए। ठीक है, ये पानी आना बंद हो जाए, तब फिर क्या होगा? तब ये जो टंकी में भरा हुआ ये वाला पानी आएगा यहाँ से। तो बस यही कहानी है सर्च टैंक की, तो वो सर्च टैंक होता है। ठीक है, समझ गए? ओके, ठीक है, तो ये कहानी है। बाकी चीज़ें तो तुम्हें पता ही होंगी बहुत, मतलब ये तो सिंपल सी चीज़ें तो तुम पढ़ ही लोगी खुद। ठीक है, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अपन। वाई इज़ अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज्ड इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? अरे इसका तो मैंने तुम्हें कल बताया था ना। इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं कि स्टार्टिंग करने, मतलब होता क्या है कि मोटर जो होती है
वो मतलब क्या करते हैं कि इसको एक रोटर को एक ये सिंगल फेज़ ना होके एक्चुअल में टू फेज़ होती है। और टू फेज़ में होता क्या है कि एक फेज़ की डायरेक्शन ये होती है, एक फेज़ की डायरेक्शन ये होती है। तो वो रोटर को ना घूमने नहीं देता, वो लटका के रखता है बीच में, ठीक है, बीच में लटका के रखता है। तो जब बीच में लटका के रखता है, ना इधर जा पाता ना इधर, तो हमें क्या एक धक्के की ज़रूरत होती है बस हल्के से। अगर वो हम धक्का दे दें तो फिर वो मतलब उसमें आ जाता है। फिर तो बस वही है कि ये फ्लक्स उसको खींच रहा है, जब तक उसका पोल चेंज होगा, जब तक नीचे वाला फ्लक्स का पोल बदल जाएगा तो उसको खींच लेगा। उस बेस पे ये रोटर जो है घूमता रहता है। लेकिन अब वो धक्का कैसे मिलेगा, तो उस धक्के के लिए हमने कई सारी व्यवस्था बना लेते हैं, ठीक है। तो ये किस पे चलती है, टू फेज़ पे। तो टू फेज़ पे मतलब क्या होता है, ये मतलब इसको एक धक्के की ज़रूरत होती है। तो उस धक्के को देने के लिए हम लोग क्या है, कोई ना कोई व्यवस्था लगाते हैं। व्यवस्था लगाने के लिए हम लोग इसमें कैपेसिटेंस लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्यों यूज करते हैं, कि जो हम व्यवस्था लगा रहे हैं जिसको हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगाते हैं, तो उस स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम लोग डिसकंटिन्यू करते हैं, क्योंकि फिर हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो जब ज़रूरत नहीं होती तो उसको लगे रहने देने से हमें एनर्जी का लॉस भी नहीं कराना। तो हम चाहते हैं कि वो हट जाए, और कब हट जाए, जब एक हम स्पीड उस मोटर की आ जाए, उस स्पीड पे पहुंच के, लगभग 70% होती है वो स्पीड, 70% की स्पीड पे पहुंच कर जैसी पहुंच जाती है, तो उसके बाद में क्या हो जाता है कि वो मतलब उसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो अपने आप क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो जिससे वो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम द ओवरलोडिंग, नहीं। टू इम्प्रूव द स्टार्टिंग परफॉर्मेंस, नहीं। टू कट द स्टार्टिंग वाइंडिंग टू एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, हाँ यही होगा। ये एक सही समय आने पर उस स्टार्टिंग वाइंडिंग को कट ऑफ कर देने का काम जो है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच करता है, ठीक है। तो यही कहानी थी अपनी, ठीक है। देख लो ये क्या लिखा है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच कैन बी यूज टू डिस्कनेक्ट देयर इधर। अच्छा, पुराने ऑप्शन, हाँ ठीक है, चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच कैन बी यूज टू डिस्कनेक्ट ईदर स्टार्टिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर। वही बात करी ना, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक ही बात है ना, उनको हटाना। बट मोस्टली इट इज़ यूज टू डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग वाइंडिंग। सेम वही बात लिखी जो भी मैं बोल रहा था। क्या बोल रहा था मैं, कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाने के लिए करते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर को, ठीक है। अब ज़्यादातर यूज करते हैं स्टार्टिंग बाइंडिंग को, क्योंकि ज़्यादातर स्टार्टिंग बाइंडिंग हमें हटाना ज़्यादा ज़रूरी है। कैपेसिटर क्या है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस नहीं करता, इसलिए हम इसको कई कुछ कुछ जगह पे नहीं भी हटाते हैं, जैसे कि टू वैल्यू कैपेसिटर इंडक्शन मोटर जो हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें नहीं भी हटाते हैं, तो वही वाली चीज़ है। और जैसे ये लगा हुआ है स्टार्टिंग वाइंडिंग, है ना, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है ना ये वाली, तो ये स्विच लगा हुआ है कैपेसिटर वही वाला, इससे हट जाता है ये, ठीक है। बाकी कहानी इसमें तुम पढ़ लेना। देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 75 से 70%, ठीक है, 50 से 70, 50 to 70% है ना, ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड पे जब पहुंच जाए, ये लिखा है ना, तो वही मैंने 70 बोल दिया था। इसमें एक रेंज है 52, याद रख लेना कि 50 to 70% पर पहुंचने पर जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच काम कर जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटा दिया जाता है, ठीक है। अब तुम मुझे बीच में मैसेज कर रही हो और मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, लेट मी मेक द वीडियो, ठीक है। तो फिर देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अरे हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस के पीछे ऑप्शन नहीं देखे ना, इसका तो देख लिया था ना, ये है, मतलब उसमें भी कुछ कुछ सॉल्यूशन ये भी देख लिया था, ये इसका नहीं देखा, तो इसका आंसर ही नहीं लगा है, ये है ना, ये वही दे रखा, मतलब जो मैंने समझाया था 4 पॉइंट याद रख लेना, और वही दे रखा है इसमें, NS जो है ज़्यादा होता है वो तो पता ही है। ये ग्राफ थोड़ा सा समझ लेना यार, ग्राफ इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें वही थोड़ा थोड़ा दे रखा है कुछ कुछ, मैंने बताया था तुम्हें। ब्रेकिंग रीजन में स्लिप 1 से बड़ी हो जाती है। मोटरिंग रीजन बता ही दिया है ना, वही S 0 से बड़ी 1 से छोटी, ठीक है। और ये जनरेटिंग रीजन, ये भी मैंने बता दिया था, इसमें सिंक्रोनस वाला ये वाला केस हो गया, ठीक है, S बराबर 0 हो जाता है, ठीक। तो ये याद रख लेना। इसमें स्लोप वो भी पूछ लेता है, याद रखना, कि ग्राफ का पूछ लेता है कि ये जो ग्राफ है पैराबोला कहाँ पर होता है, किस रीजन में, है ना, और ये ग्राफ कहाँ पे होता है, ऐसे करके पूछ लेना है। और ये पूछ लेता है कि फ्लैट कहाँ पर होता है। तो याद रखना ये तुम्हें कि यहाँ पे होता है पैराबोला, यहाँ पे होता है फ्लैट, मतलब ब्रेकिंग रीजन फ्लैट होता है, मोटरिंग में ये होता है, ठीक है। चलो और तो, अरे ये तो देख ही लिया।
ये भी देख लिया, अच्छा ये भी देख लिया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तक हो गया ना, ठीक है ये समझ में आ गया ना। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम होता है और ये किस लिए यूज करते हैं और कब ये अपने आप को, मतलब ये कब ऑपरेट होता है ना, अपने आप को ऑपरेट करा के जो स्टार्टिंग बननी है उसको हटा देता है। ठीक है आगे बढ़ें। 40 मिनट की वीडियो बन गई, अभी 10 क्वेश्चन पूरे नहीं हुए हैं। ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें बताया था, अब इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ये मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। ठीक है क्या बताया था मैंने, अब ये तुम खुद देख लेना, मैंने तुम्हें वीडियो कॉल पे समझाया था ये क्वेश्चन। ये क्या है, इफ़ डी फाई इज़ द ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एन एरिया। अच्छा इल्यूमिनेंस पूछा गया, इल्यूमिनेंस, अरे यार इल्यूमिनेंस क्या होता है, ये होता है फाई अपॉन ए, फ्लक्स अपॉन एरिया, ये तो सिंपल है, ये वाला हो जाएगा फाई अपॉन ए। ठीक है ये तो फॉर्मूला है, ये तो याद रखना है तुम्हें। जो अपना UEET है ना, इसमें तो ज़्यादातर चीज़ें रटने वाली हैं, सही बताऊँ फैक्चुअल डेटा बहुत आता है इसमें, कॉन्सेप्ट बहुत कम लगता है, बस रटने वाली हैं चीज़ें, याद कर लो बस। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज़ यूज। अच्छा पावर फैक्टर पूछा है, पावर फैक्टर तो क्या होता है, R/Z होता है, देखो ये है ऑप्शन। ठीक है ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। अच्छा ये और याद रख लेना कि tan phi बराबर होता है XL/R, ये चीज़ याद रख लेना बस। एंगल अगर निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है एंगल लेकिन पावर फैक्टर से भी निकाल सकती हो, कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो tan phi से निकालोगे तो XL/R करोगे। ठीक है cos phi से भी तो एंगल आ सकता है, R/Z लिखा है तो phi बराबर क्या आएगा, cos इनवर्स R/Z, कहानी एक ही है, यहाँ पे phi बराबर क्या आ जाएगा, XL/R। ठीक तो आंसर दोनों में सेम ही आएगा। हाँ तो ये तो बहुत सिंपल सा था, इसमें क्या R/Z, क्या कहानी लिखी है, वही सब कहानी लिखी हुई है, मतलब पूरा पावर फैक्टर के बारे में बताया गया है कि जब लैगिंग होता है तब क्या होता है, वोल्टेज पीछे हो जाता है कि आगे हो जाता है, करंट लैग करता है, मतलब वो सब चीज़ें। तो ये तो मुझे लगता है कि ये समझाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा इसमें, मतलब ऐसे तो बहुत कुछ है फिर समझाने को, लेकिन फ़िलहाल मुझे लग नहीं रहा इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा, इससे रिलेटेड कभी और कोई क्वेश्चन आएगा तब मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है ये क्या है कि पावर प्लांट इज़ द प्लांट विच यूजेस द नॉन कन्वेंशनल, अच्छा नॉन कन्वेंशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक थर्मल विंड न्यूक्लियर। इसमें तो सिंपल आंसर ये हो जाएगा ना, विंड। क्यों, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये हमारा कन्वेंशनल है। ठीक है ये भी कन्वेंशनल है, ये भी कन्वेंशनल है। ठीक है तो बस ये तो सिंपल है, तो याद रख लेना ये। ठीक तो ये तो विंड हो जाएगा, देखो ठीक है ये क्या हो जाएगा इसका, विंड। विंड प्लांट के बारे में कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं, देखो द विंड पावर प्लांट इज द प्लांट दैट यूजेस द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ द एनर्जी। ठीक है पावर प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल। ठीक है कन्वेंशनल वो होते हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स प्लांट है ना, तो इलेक्ट्रिक, कन्वेंशनल मतलब जो काफ़ी लंबे समय से यूज करते आए हैं, जिनमें हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट, ये भी है ना, और नॉन कन्वेंशनल ये हो गए। तो ये सब तो मतलब ये है कि तुम्हें पढ़ना ही है कि कौन से कन्वेंशनल हैं और कौन से नॉन कन्वेंशनल हैं। ठीक है लेकिन उसके साथ में विंड पावर प्लांट के बारे में जब बात आई है ना, तो मैं तुम्हें कुछ कुछ कहानी बता देता हूँ। इसमें एक फार्मूला होता है टोटल पावर का। ठीक है तो टोटल पावर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है टोटल पावर, है पावर मान लो ना, केवल पावर, पावर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर हाफ ए रो वी क्यू। ठीक है ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये SSC JEE में मेरे सामने 2 बार आ चुका है, ये मान लो तुम। ठीक है तो इसमें डायरेक्टली एक बार क्या पूछा था कि पावर जो है वो वेलोसिटी के साथ में क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है क्यूब के। ठीक है तो एक ऐसे ऑप्शन था बी के, डायरेक्टली B² √V और B³ के, तो B³ इज़ द राइट आंसर। ठीक है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, P बराबर हाफ ए रो V³। ठीक है और एक और मतलब इससे ही रिलेटेड जो है एक फार्मूला और रहता है, वो इतना ज़रूरी नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी था, लिख लेना है इसको। ठीक है
वो क्या होता है, ए बराबर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये भी है बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रख लेना उसको। क्या था, दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, पी बराबर, मतलब ये तो एरिया आ गया। तो एरिया में तो तुम सिंपल है कि पाई आर स्क्वायर जैसे होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू, आर जो होता है वो क्या होता है, डी अपॉन 2 होता है। तो ये रखोगे तुम, डी मतलब रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है ना, इसलिए हमने डी अपॉन 2 लिख दिया। तो पाई डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर करोगे तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो वही लिखा है बस, एरिया का फॉर्मूला। तो ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है कुछ, है ना। तो पावर का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, हाफ ए रो वी क्यूब। ठीक है, तो ये याद कर लेना। ठीक है, तो और तो बस यही है मेन। आगे बढ़ते हैं अपन। बाकी तो ये तुम्हें सब पढ़ने हैं, ये सब मतलब कि कौन से कन्वेंशनल हैं कौन से नॉन कन्वेंशनल हैं, तो ये तुम्हें अपनी कैप्सूल वाली बुक में बहुत बढ़िया से दे रखे हैं। ठीक है, आई होप जो मैंने तुम्हें काम दिया उसमें पढ़ ही लिया होगा अब तक। ये क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प हैज़ द शॉर्टेस्ट लाइफ। अच्छा, शॉर्टेस्ट लाइफ किसकी होती है, सोडियम वेपर लैम्प, फ्लोरोसेंट लैम्प, मरकरी वेपर लैम्प, इंकैंडेसेंट, इसकी होती है। ये वो बल्ब है जो अपने घर में पीली कलर की रोशनी देता था ना, जो कि 10 रुपये का आता था, ये वही वाला बल्ब है। तो ये इनकैंडेसेंट लैम्प आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनकैंडेसेंट लैम्प। अब देखो, सोडियम वेपर लैंप जो है इसका तो अच्छा खासा होता है, फ्लोरोसेंट आंसर। और भी कुछ दे रखा है ना, अच्छा और दे रखे हैं ना, देखो सबसे ज़्यादा किसका है, एलईडी का है, याद रखना सबसे ज़्यादा एलईडी का होता है। ठीक है, फिर किसका है, ये तो टेबल याद ही कर लेना, एलईडी का सबसे ज़्यादा है, फिर किसका है, फ्लोरोसेंट है, फिर किसका है, सीएफएल का है। तो देखो वाइट कलर की जो जितनी लाइटें हैं, है ना, एलईडी, मतलब एलईडी तो खैर कई कलर में आती है बट जनरली मतलब वाइट वाली मान लो। ठीक है, फिर फ्लोरोसेंट ट्यूब, फिर सीएफएल। तो ये तीनों ही जो हैं इनका सबसे ज़्यादा अच्छा खासा होता है, मतलब तो याद कर लेना। बाकी इनकैंडेसेंट लैम्प का सबसे घटिया है, हेलोजन का सही है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये याद रख लेना, मतलब वो ये UEET का क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है बस, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ द इंडक्टिव ससेप्टेंस। अच्छा, ससेप्टेंस पूछा गया। देखो ये क्या है, इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या होता है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है रेजिस्टेंस और एक होता है ससेप्टेंस। तो ससेप्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं, एक होता है इम्पीडेंस और एक होता है नहीं नहीं नहीं, अभी भी गलत बोल रहा हूँ, इम्पीडेंस होता है और एडमिटेंस होता है। हाँ, ये क्या है, इम्पीडेंस है, ये क्या है, एडमिटेंस है। जेड क्या होता है, जेड बराबर होता है आर प्लस जे एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये क्या है, इंडक्टिव या कैपेसिटिव इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हाँ, ये रिएक्टेंस होता है, क्या होता है, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है एक्सएल या एक्ससी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये है इम्पीडेंस, ये क्या है, रेजिस्टेंस, मतलब इसी का पार्ट है ना, और ये क्या, इम्पीडेंस, ये दोनों ही मिलकर इम्पीडेंस बनाते हैं। ऐसी ये क्या है, ये है एडमिटेंस, एडमिटेंस लिख दूँ क्या पूरा, एडमिटेंस। ठीक है, इसको भी क्या दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जे प्लस वो जी प्लस जे क्या होता है, बी। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है कंडक्टेंस, ये क्या होता है, कंडक्टेंस। ठीक है, और वी क्या होता है, बी हमारा होता है यही होता है, ससेप्टेंस। ठीक है, ससेप्टेंस यही होता है। ठीक है, तो अब इंडक्टिव है कैपेसिटिव, ये तो डिपेंड करता है कि एल लगा या सी लगा। ठीक है, जैसे ये रिएक्टेंस है, ये भी दो तरह, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ऐसे ही ससेप्टेंस दो होते हैं, कैसा, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो पूछा क्या गया था कि द मेजरिंग यूनिट ऑफ द इंडक्टिव ससेप्टेंस। ठीक है, देखो जो यूनिट जेड की होती है वही यूनिट आर की होती है, वही यूनिट एक्स की होती है, वो क्या होती है, ओम ओम ओम। ठीक है, और वैसे ही जो यूनिट एडमिटेंस की होती है वही जी की होती है, वही वी की होती है। जो एडमिटेंस की होती है वही कंडक्टेंस की होती है, वही इसकी होती है, ससेप्टेंस की। तो क्या होती है, जेड जो होता, वाई जो होता है वो जेड का उल्टा होता है, यानी कि वो मोह है, वो ओम है,
तो ये बराबर 1/ओम होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोह या ओम इनवर्स। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं या ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी क्या होगी, मोह, इसकी भी क्या होगी, मोह, इसकी भी क्या होगी, मोह। तो इसी की पूछी गई थी बी की, ठीक है। किसकी पूछी गई थी, इंडक्टिव ससेप्टेंस की, क्या थी, मोह। ये हो जाएगा आंसर, ठीक। देखो यहाँ पे वही कहानी सब लिखी हुई है, पढ़ लेना जो मैंने बोली है, मतलब उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, ठीक। आगे क्या है, द चीप एंड टेम्परेरी सिस्टम ऑफ द इंटरनल वायरिंग। ये तो वायरिंग के बारे में UWD का क्वेश्चन लिखने वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर तो क्लीट वायरिंग हो जाएगा। ये तो पता है सबसे क्लीट तो समझती होगे ना, जो घर में सिंपल ऐसी बाल लटका देते हैं, उसमें ठोंक टाक के गुल्ली गुल्ली, है ना। हमें पता है कि यहाँ पे अभी हम लोग टेम्परेरी काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्लीट वायरिंग कहते हैं। तो ये सब डेटा है भाई, ये तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो ये तुम्हारा काम है, इसमें मैं कुछ नहीं समझा रहा हूँ, ये खुद पढ़ लेना। रिलेट रिलेक्टेंस विद द फॉलोइंग, रिलेक्टेंस बताना है। चलो अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, इसलिए अब मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ वीडियो। इसके बारे में अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि 50 मिनट का लगभग वीडियो हो गया है। रिलेक्टेंस टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा सा समझाऊँगा, तो इसमें लगेगा टाइम, मतलब इसमें मैं 5-7 मिनट तो लग ही जाएंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, अगली वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए बाय।